हिसाब से ज़मीनी स्तर की सोच क्या होना चाहिए? सरकारें तो दावे बड़े-बड़े करती हैं और आज भी ज्यों की त्यों समस्याएँ देखने को मिल रही है। हकीकत बात है कि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ सन 1947 में, 15 अगस्त 1947 में हमारा मुल्क आज़ाद हुआ। उसके बाद 26 जनवरी सन 1995 को हमारा देश पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित हुआ और एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की हैसियत से हमारे यहाँ स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व पे आधारित भारत का संविधान लागू हुआ। परंतु मुल्क में जितनी भी सरकारें आई वो संवैधानिक व्यवस्था न कायम करके आज भी जो मतलब कि सामंती व्यवस्था आप कह लीजिएगा या सांप्रदायिक व्यवस्था का लीजिएगा या जाति व्यवस्था का लीजिएगा, उस व्यवस्थाओं को ज़्यादा बढ़ावा दिया। हकीकत यह है सत्ता परिवर्तन मतदाताओं ने किया, इस देश की जनता ने किया, लेकिन सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ। व्यक्ति बदला है, सरकारें बदली हैं, लेकिन सामाजिक व्यवस्था आज भी ज्यों की त्यों बनी है। एक लंबा अंतराल हो गया देश की शासन सत्ता का संचालित किए हुए। आज हमारी जनता, क्योंकि ये भारतवर्ष जाति प्रधान देश है, तो जाति प्रधान देश में जो जिस जाति की बहुलता हो उस जाति के कैंडिडेट को हमारे देश के राजनीतिक दल भी प्राथमिकता देते हैं कि जिसकी ज़्यादा संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, तो उस हिसाब से कैंडिडेट घोषित करते हैं। और जाति आधार पर जिस जाति की बहुलता उसी जाति का प्रतिनिधि वो जब चुन कर जाता है संसद में या विधानसभा में या विधान परिषद में कहीं भी जाता है, तो प्राथमिकता अपनी जाति का हो देगा, दल का देगा, जिस दल से वो जीत के गया। तो हम जाति प्रतिनिधि और दल प्रतिनिधि तो चुनते हैं, लेकिन वह जनप्रतिनिधि नहीं चुन पाते। जैसे कि हर जात का सर्वमान्य नेता चुना जाना चाहिए, तभी वो सबका विकास करेगा। आत्मनिर्भर का मतलब है कि हम स्वयं अपने आप को विकसित करें। जब व्यक्ति विकसित होगा तो परिवार विकसित होगा, परिवार विकसित होगा तो समाज विकसित होगा। विकास ही करना मनुष्य का, तो मनुष्य का विकास करो, उसका सर्वांगीण विकास करो, उसको शैक्षिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर ज्ञान मुहैया कराया जाए। हम स्कूली शिक्षा के साथ साथ सामाजिक शिक्षा की हमको समाज में किस प्रकार रहना है न। हमारे सारे धर्म और मजहब कहते, मैं वैसे बौद्धाचार भी हूँ, मुझे सामाजिक स्तर पर बौद्धाचार अर्थदर्शी भंगीराज तिलक के नाम से जानते हैं। तो भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध की एक गाथा है, सभ्य सत्ता सुखी हों सभ्य हों च खेमनो सभ्य भद्राण पश्यंतु माँ किंची दुख मागमा। यानी कि सब दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों, सबका कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, कोई भी व्यक्ति दुखी न हो। तो अब सभ्य सत्ता मतलब सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबका कल्याण का मार्ग मिले। तो हम कहाँ उनका लोगों का कल्याण कर रहे हैं, ना कल्याण का मार्ग दिखा रहे हैं। हम योजनाएं फलीभूत, अभी कोरोना काल आया, आज 3-4 साल से प्राकृतिक वैश्विक महामारी के शिकार हमारे मुल्क के लोग भी हुए, सारे संसार के लोग भी दुखी हुए, पीड़ित हुए। लेकिन हकीकत बात, उस कोरोना काल से निपटने के लिए हम लोग कितने आत्मनिर्भर रहे ये सोचनी भी चाहिए। जब तक वैक्सीन न रहे तरह तरह के टोने टोटके पे आधारित रहें। कोई गोबर से मतलब कि कोरोना ठीक कर रहा, कोई गोमूत्र से कोरोना ठीक कर रहा है। विज्ञान पर हम विश्वास नहीं कर रहे हैं, कहीं घंटियाँ बजा रहे हैं, कहीं शंख फूंक रहे हैं, कहीं घंटा बजा रहे हैं। तो हम प्राकृतिक आपदा या वैश्विक महामारी से निपटने के लिए विज्ञान का सहारा न लेके टोना टोटका का सहारा लिए, और उन टोना टोटका को माध्यम अगर हम सहारा लेंगे तो हमारा समाज और हमारा देश विकसित न होगा, बल्कि अंधकार की तरफ, पाखंडवाद की तरफ ही जाएगा। इस पर हम लोगों को गौर करने की ज़रूरत है। आज विज्ञान युग है,
दुनिया मतलब कि विज्ञान की ओर बढ़ रही है, व्यवस्थित ज्ञान की ओर बढ़ रही है, और हमारा मुल्क आज अज्ञानता की ओर उन्मुख हो रहा है। राजकुमार जी, आपसे एक सवाल और है कि सरकारें कोई भी हों, आती हैं चली जाती हैं, लेकिन धरातल पर अगर नज़र दौड़ाई जाए तो चाहे वो शहरी जगह पे मलिन बस्ती हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, आज भी वहाँ की जनता मूलभूत समस्या से दो चार होते नज़र आ रही। तो आपकी नज़रों के हिसाब से क्या होना चाहिए? मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, ये उत्तर प्रदेश के फतेहपुर शहर का, जहाँ का मैं मूलभूत निवासी हूँ, और मैं भी मलिन बस्ती का बासिंदा हक, और उस बस्ती का जहाँ के लोग सर्वाधिक सफाई कर्मचारी हैं, नौकरी पेशे से संबंधित हैं, नगर पालिका से संबंधित हैं। ज़्यादातर जो भी सब विभाग है, सरकारी महकमे हैं, उसमें सफाई कर्मचारी ही लोग हैं। लेकिन उनकी बस्ती आप झांक कर देखें, जो पूरे शहर की सफाई का जिम्मा लिए है, उनका मोहल्ला क्यों गंदा, और अन्य लोगों के मोहल्ले क्यों साफ सुथरे रहते हैं। इसी प्रकार जितना कमेरा समाज है, मेहनत मजदूरी करने वाला मजदूर वर्ग है, या कोई मुस्लिम बस्ती ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ का मुसलमान वो वास्तव में अगर देखा जाए तो आत्मनिर्भर है, हुनरमंद है, वो नौकरी पेशे की ओर नहीं भागता, बल्कि रोज़गार की ओर जाता है, व्यापार की ओर जाता है, कोई ना कोई टेक्निकल मतलब की जॉब करता है, वो हुनरमंद है। लेकिन आप वहाँ देखिए जाके उसकी बस्ती का कितना विकास हो रहा है। तो जो वास्तव में मेहनत कश कौम है, उसकी ये सरकार, चाहे जो भी सरकार हो, उपेक्षा किया। सदैव उन लोगों का विकास किया है जो वास्तव में कुछ मेहनत मजदूरी नहीं करते हैं, वो सिर्फ बैठे मतलब अपनी इकोनॉमी का मतलब आयात निर्यात, कोई भी बिजनेस से बड़ा जो कारपोरेट घराने के लोग हैं, उन्हीं का विकास की ओर सर्वाधिक हमारी सरकारों का ध्यान गया। हमारे समाज में दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। हमको स्कूली ज्ञान के साथ साथ जैसे धार्मिक ज्ञान दिया जाता है कि जो जिस मजहब में पैदा हुआ है, अगर मुस्लिम व्यक्ति है तो का कुरान शरीफ या हदीस या कुरान साहब शरीफ की आयतों का ज्ञान होना चाहिए। जो भी हजरत मोहम्मद साहब की शिक्षाएँ हैं, उन पर वो दीनी तौर पर चलता, दीनी तौर पर ही अपनी दुनियावी ज़िंदगी बसर करता। उसी प्रकार इस धर्मनिरपेक्ष भारत में हमको भारत में किस प्रकार रहना चाहिए, हर धर्म और हर संप्रदाय के लोगों के साथ मिलजुल कर किस प्रकार हमको अपना जीवन यापन करना चाहिए, इसकी शिक्षा हमको ग्रहण करना चाहिए। और ऐसी शिक्षा हमें न तो स्कूलों में मिल रही है, और न ही मानव समाज में कोई ऐसा विद्यालय या कोई ऐसा मतलब वो है संस्था है कि वो हमको सामाजिक ज्ञान उपलब्ध करा। आज इसी कारण मुल्क की आज़ादी पर जो जिस जात में जन्म लिया, वो अपनी ही जात में रोटी बेटी का संपर्क करता है। बाकी आप रोटी बंदी देख लीजिएगा, दलित के घर में नहीं रोटी खाता है। बेटी बंदी देख लीजिएगा, जो रोटी बंदी बेटी बंदी ये अस्पृश्यता का मूल कारण है। अस्पृश्यता जो है, छुआछूत, तो यह है कि गंदा पैसा जैसा गणित पैसा लोग बाग अपनाते, छुआछूत का कारण वो भी नहीं है। हकीकत बात है कि जो जिस जात में जन्मा है वही उस जात में सिर्फ शादी करता, अंतर्जातीय विवाह नहीं करता है, और अंतर्जातीय लोगों के साथ खान पान नहीं रखता। तो ये हमारे पतन का कारण है। तो समाज का विकास जब तक शैक्षिक विकास के स्कूली ज्ञान के साथ साथ सामाजिक ज्ञान के लिए सरकार हो या समाज हो, जब तक प्रयत्नशील नहीं रहेगी, मलिन बस्तियों का विकास दुर्लभ है। कुमार जी, आने वाले 22 के चुनाव के बारे में क्या आपका है? अब आने वाले 22 के चुनाव में हम लोगों से यही अपील करना चाहते हैं और यही आशा रखते हैं कि जात पात पे आधारित जनप्रतिनिधि न चुने, दलों के आधार पर जनप्रतिनिधि न चुने। जो जिस अगर कैंडिडेट हैं तो उन कैंडिडेटों में तुलना कीजिएगा कि कौन कैंडिडेट समाज के हित में है,
जिले के हित में, विधानसभा के हित में, शहर के हित में, उस पर ध्यान दें। अगर वास्तव में जिस दिन हमारी ऐसी सोच हो जाएगी तो उस दिन बड़े बड़े दल के लोग जो आज अपराधी गुंडा माफिया कैंडिडेट बनाते कि यार वो मतलब कि अपने दबंगाई के बल पर चुनाव जीत जाएगा, या धन दौलत के आधार पर जो धन बली हुआ, बाहुबली हुआ, उनको उम्मीदवार बना के हम लोगों पर थोप देते हैं। वो राजनीतिक दल भी बाहुबलियों को, धन बलियों को नकारने लगेंगे और समाज में अच्छे व्यक्तित्व के लोगों को प्राथमिकता देंगे, उन्हें उम्मीदवार बनाएंगे, उन्हें प्रत्याशी बनाएंगे। जब अच्छा उम्मीदवार हम लोग जिताएंगे, जनता जिताएगी, तभी अच्छी सरकार बनेगी, तभी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।